Hello students, Namaste. Our chapter 3rd electrochemistry is going on. In this chapter today's our topic is Kohlraus law. This law also explained you in previous video, but here it is explained again. देखो कोलराउस लॉ को आपको प्रीवियस वीडियो में हमने नोट भी कराया था, लेकिन कोलराउस के लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैंने इसका ये पार्ट 2 आपके लिए बनाया है। ठीक है ना। तो कोलराउस जो साइंटिस्ट है, ये जो साइंटिस्ट है, ये अपना जो इसमें लॉ दिया है उस लॉ को ये किस बेस पर हमको दे रहा है और उसका मेन बेस क्या है। कोलराउस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए बात करता है उसकी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन की। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया हो और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बारे में कोलराउस जो बात करता है उसका जो मेन बेस है बात करने का उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, चाहे वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन कोलराउस कहता है कि आप उस इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर बात करोगे। किस पर बात करेंगे हम? इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर आपने कोई भी सॉल्यूशन फिल कर लिया, अब इसकी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या हो सकती है? इट मीन्स क्या होता है कि आप इस सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट करते जाइए, यानी कि मच टू मच, अधिक से अधिक इसको डाइल्यूट कर दिए, और जब आप इसको खूब डाइल्यूट कर देते हैं तो इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, उसके आयंस के बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गैप ज़्यादा हो जाएगा ना, गैप ज़्यादा हो जाएगा तो वो दूर दूर आपस में एक दूसरे से उस सॉल्यूशन के अंदर पड़े होंगे। तो अब वो जो आयंस हैं वो आयंस ईजी वे में वहाँ पर माइग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते जाते हो तो इसके अंदर जो आयंस की नंबर है वो डिक्रीज होगी। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइम पर 100 ml सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसमें नंबर ऑफ आयंस 20 हैं। अब इसका डाइल्यूशन आप इंक्रीज करते जाते हो, इसको कर दिया 500 ml, लेकिन आयंस तो अब भी कितने हैं? 20। इसको कर दिया 1000 ml, लेकिन अब भी आयन कितने हैं आपके पास? 20। अगर आप इसका डाइल्यूशन और इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो जैसे ये डाइल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट, ये सॉल्यूशन का डाइल्यूशन मान लेते हैं हम कंप्लीट। ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन के डाइल्यूशन में देखो, यहाँ पर कैटायन हो गया, यहाँ पर एनायन हो गया, यहाँ पर कैटायन हो गया, यहाँ पर एनायन हो गया, कैटायन एनायन। ठीक है ना। कैटायन एनायन, इस तरह से ये जो आयंस हैं इनके बिटवीन डाइल्यूशन बढ़ाने पर गैप बढ़ता जाएगा। गैप बढ़ता जाएगा ना। अब जब गैप बढ़ता जाएगा तो ये जो आयंस हैं, इन आयंस के बिटवीन जो लगने वाला एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है वो बहुत ही वीक हो जाएगा। अब एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जब वीक हो जाएगा तो ये जो आयंस होंगे इस पूरे के पूरे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो माइग्रेशन करेंगे वो कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंटली, यानी कि आराम से फ्रीली ये मूवमेंट कर सकते हैं। जब इनके बिटवीन एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बहुत ही लेस होता है तो ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन कर सकते हैं ना। तो ये इंडिपेंडेंटली जो माइग्रेशन करते हैं, इस टाइम पर इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको मीजर करने का काम कोलराउस ने किया था, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक लॉ दिया है। उस लॉ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन आपको अगेन कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम कोलराउस लॉ की। ठीक है ना। तो देखें,
कोलराउस लॉ। देखो कोलराउस जो है ये 3-4 बातें हमको एक्सप्लेन करता है और उन 3-4 बातों को हम अलग अलग तरीके से आपके लिए यहाँ पर नोट करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये पहली बात क्या कहता है, मैं स्टार लगा के नोट कर रहा हूँ बेटा। ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो और उसका डाइल्यूशन आप इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाते हो, क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज़ किया है उस इलेक्ट्रोलाइट का आप डाइल्यूशन करते जाते हैं एट इन्फिनिटी पॉइंट तक, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले क्या कहता है कोलराउस, इस बात को बताता है कि कोई भी आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उस इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हो तो उसका आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है कि एवरी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड at infinity of dilution। इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, भाई इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब होता है आपने जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने ये फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं हम। अब यहाँ तक इसमें जैसे मैंने अभी बताया था ना कि 100 ml आपने सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है ना। अब 100 ml सॉल्यूशन इसके अंदर अगर फिल है और इस सॉल्यूशन जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन ये ले लिया, सोडियम एसीटेट का यहाँ पर सॉल्यूशन फिल किए हुए हैं, तो इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो किस तरह से होगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन फॉर्म होंगे और ये दोनों आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन में भले ही इसका 80% डाइल्यूशन हुआ हो, 80% आयोनाइजेशन हुआ हो, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यानी कि इसके अंदर पानी वाटर को और ऐड कर दीजिए, यानी कि इसको हमने कर दिया 500 ml, ठीक है ना। तो जो वाटर एज ए सॉल्वेंट आपने इसके अंदर मिलाया है, वो वाटर से ये जो सॉल्यूशन के ये जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना डाइल्यूशन इंक्रीज कर देंगे। मान लेते हैं इस टाइम पर इसका डाइल्यूशन 90% हो जाता है। अब आप इसके अंदर और ऐड कर देते हो और अब टोटल वाटर ऐड कर दिया आपने 1000 ml 1000 ml, तो अब इस टाइम पर इसका डाइल्यूशन अगर 100% हो जाता है, तो आप देखिए जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है उसका आयोनाइजेशन भी कंप्लीटली होता जा रहा है। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कौन, कोलराउस अपनी पहली बात में इस चीज़ को बताते हैं। अब देखो ये अपनी दूसरी बात को, दूसरी जो इनका स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है, एवरी आयन्स इन सॉल्यूशन, एवरी आयन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आयनाइजेशन हो गया तो क्या फॉर्म हो गए, आयन फॉर्म हो गए, ठीक है ना। अब वो प्रत्येक आयन किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर सोचिए आप, वो जो आयन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है, अभी मैंने आपको बताया था
डाइल्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो तो आयंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और आयंस के बिटवीन जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से उस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन जो फॉर्म हुए हैं उन कैटायन और एनायन के बिटवीन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। अगर वो नज़दीक नज़दीक होंगे तो कैटायन कैटायन में रिपल्सन लगेगा, कैटायन एनायन में अट्रैक्शन लगेगा। तो कैटायन और एनायन के बिटवीन जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा हो जाता है जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो बहुत ही लेस हो जाता है या बहुत ही बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स उन आयंस के बिटवीन लग ही नहीं रहा है तो उनका माइग्रेशन तो फ्रीली होगा, इंडिपेंडेंटली हो सकता है ना, हो सकता है ना। इसलिए हम नोट कर सकते हैं बिकॉज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन आयंस, बिकॉज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन आयंस इज जीरो। कैसा हो जाता है? जब जीरो हो जाता है ये फोर्स तो वो माइग्रेट कैसे कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। और चौथी अपनी जो ये वर्ड बोलता है वो जो इसका स्टेटमेंट है फोर्थ, वो क्या कहता है? एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन every ions contain its, at infinity of dilution every ions contain a certain मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। जब आपने उस सॉल्यूशन को इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर पहुंचा दिया है, यानी कि सॉल्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, इन्फिनिटी पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो उसके अंदर जो आयंस फॉर्म हुए हैं उन आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सर्टेन होती है, एक पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना। उनकी एक फिक्स मोलर कंडक्टिविटी होती है। और फोर्थ स्टेटमेंट इनका है, फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन इज एड ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल cations and anions that present in solution। बड़े ध्यान से चेक करना है ये पॉइंट हमको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपने जो सॉल्यूशन लिया था, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं।
अब अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है उसका आपने डाइल्यूशन कर दिया है इन्फिनिटी पॉइंट तक, और डाइल्यूशन करने के बाद उसमें इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं कैटायंस और एनायंस, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में हम उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को अगर मेजर करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एड ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटायंस एंड एनायंस। तो उस सॉल्यूशन की अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, जैसे देखो समझो, ये आपने सॉल्यूशन लिया था एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। अगर इस सॉल्यूशन की, जैसे ये सॉल्यूशन लिया आपने, मान लो मैं NaCl का सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक है ना, एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका डाइल्यूशन आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं बताओ? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? और दोनों आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ये सॉल्यूशन फ्रीली इसके अंदर माइग्रेशन कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हुए ये आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, और अब हमको इस NaCl सॉल्यूशन का की मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है। इसकी क्या निकालनी है बेटा? हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl सॉल्यूशन की। अब इस सॉल्यूशन की अगर मोलर कंडक्टिविटी को हमें मेजर करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस फॉर्म हुए हैं, कैटायन और एनायन, आगे बात समझ में, कैटायन और एनायन दो आयंस फॉर्म हुए, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। इट मीन्स कैसे लिख सकते हो आप? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज एड ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। समझ में आ गई बात? इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल ले, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल ले, दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया तो हमको सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। इस बात को ये फोर्थ जो इनका पॉइंट है ये कहना चाह रहा है। क्लियर? तो कोलराउस अपने जो अपने लॉ है उस लॉ को हमने इन 4 पॉइंटों में डिवाइड किया है, और इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कोलराउस के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब हम देखो इसके लिए चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। ये नोट कर लिया ना आपने? इसको आप नोट कर लेना बेटा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे बात करते हैं हम बेटा। देखो जैसे हमको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, फोर्थ पॉइंट, चलो इसी पॉइंट को रख लेता हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट को ही। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये इन्फिनिटी का साइन लगा दिया, लैम्बडा जो है मोलर कंडक्टिविटी को शो करता है। अब अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कैटायन और एनायंस के जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, उन सभी मोल्स की मोलर कंडक्टिविटी को निकाल कर ऐड करना है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? NC लैम्बडा C इन्फिनिटी प्लस NA लैम्बडा A इन्फिनिटी। अब यहाँ पर चेक करना है हमको कि ये क्या चीज़ लिख दी हमने। फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ पर NC क्या है, चलो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ।
यहीं से स्टार्ट करते हैं। लैम्बडा इन्फिनिटी, ये क्या है? देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। समझ में आ रही बात? सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को हमने डिनोट किया है लैम्बडा इन्फिनिटी से, जो इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर है। ठीक है, अब देखो एन सी क्या है? एन सी, सी मीन्स ध्यान रखना बेटा कैटाइन, सी फॉर कैटाइन, और ए फॉर ध्यान रखना है आपको एनाइन। सी फॉर तो क्या ध्यान रखना है? कैटाइन, और ए फॉर आपको ध्यान रखना है एनाइन। तो लैम्बडा सी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन। कैटाइन के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो ले लिया यहां पर। अब देखो एन ए क्या है, इसको साथ ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन। ठीक है ना, ये एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स है कि कितने मोल्स एनाइन के उस सॉल्यूशन में आए हैं। लैम्बडा इन्फिनिटी सी, 00 लगा देकर और इन्फिनिटी का जाए इस तरह से। लैम्बडा इन्फिनिटी सी, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन। कैटाइन की कही गई मोलर कंडक्टिविटी। और देखो एक क्या बच गया अब? लैम्बडा इन्फिनिटी ए, ये किसकी मोलर कंडक्टिविटी है भाई? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। तो फोर्थ इसका जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा फिर से पढ़िए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है ना, ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई। इस वाले फॉर्मूला को बात कर रहा हूं मैं इस पॉइंट के साथ। इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी हो गई सॉल्यूशन की। इज एड ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये है किसके योग की? इज इक्वल टू और वर्ड जोड़ दें हम, इज इक्वल टू एड ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटाइन्स। ऑल कैटाइन्स का मतलब कितने मोल कैटाइन के प्रेजेंट हैं, ये आ गए। ठीक है ना, और कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी आ गई। एनाइन के कितने मोल प्रेजेंट हैं, ये आ गए, और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी आ गई। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया है बेटा, इस पॉइंट के बेसिस पर। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। जैसे देखो, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कैल्शियम क्लोराइड लिया है हमने यहाँ पर CaCl2 इस इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, इसका आयनाइजेशन होगा जब क्या क्या बनेगा, कैल्शियम आयन बनेगा और क्लोराइड बनेगा, इज 100
ओम इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, एंड Cl इज 50 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गई बात? एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्वेश्चन में क्या करना है हमको? देखो, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को आपको निकालना है इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर, ठीक है ना। और इसके लिए जब ये कैल्शियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपने सॉल्यूशन लिया है, जब इसका डाइल्यूशन किया गया तो डाइल्यूशन के टाइम पर ये डाइल्यूट जब हुआ, कैल्शियम क्लोराइड का डाइल्यूशन हुआ, तो इससे Ca+2 क्लोराइड फॉर्म हुए। समझ में आ रही बात? इसी तरह से डाइल्यूशन होगा इसका, 2 क्लोराइड आयन निकलेंगे, 1 कैल्शियम आयन निकलेगा। अब इसमें कैल्शियम आयन के तो 100 मोल हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, कैल्शियम आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी वो क्या है? 100 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट को बार बार लिख रहा हूँ जाते ही लर्न हो जाए। और इसके कितने मोलर कंडक्टिविटी? इसकी है 50 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और आपको क्या निकालना है? कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो इसको निकालते हैं बेटा, यहाँ पर इस जगह पर निकालता हूँ मैं, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे देखो। अब इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, लैम्बडा इन्फिनिटी किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई कैल्शियम क्लोराइड की एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। क्लियर है? इजकल टू NC। NC कौन है बताओ? बताओ। अरे NC का मतलब कैटायन कौन है? N कैल्शियम आयन, लैम्बडा कैल्शियम आयन इन्फिनिटी, प्लस A कौन है? क्लोराइड आयन, लैम्बडा क्लोराइड आयन इन्फिनिटी। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। ये फॉर्मूला मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये नोट कर दिया, बिल्कुल सेम इसी की तरह नोट कर दिया है, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब बताओ बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम आयन यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं? कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैटायन के? 1 है ना। और नंबर ऑफ मोल्स एनायन के कितने? अरे जब कैल्शियम क्लोराइड का आयनाइजेशन करेंगे तो 2 क्लोरीन आयन आपको ऑब्टेन होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2। तो देखो NCA इक्वल टू 1 और NCl इक्वल टू 2। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्बडा इन्फिनिटी कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू 1 NCa+2 की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं? 1 Ca+2 इन्फिनिटी प्लस 2 लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस, NC की जगह NCl माइनस की जगह 2 आ गया। अब आपको देखो इसके अंदर इकाई गई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैल्शियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी 100, क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी 50, ठीक है ना। तो देखो 1 को तो हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा ये? 100 प्लस
2 आएगा मल्टीप्लाई इसका एनायन का कितना है 50, कितनी आ गई मोलर कंडक्टिविटी बताओ, 100 + 100 मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपके पास आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आंसर हमारे पास निकल चुका है भाई। बिल्कुल भी ये टिपिकल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा आप समझ जाओ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और इसमें ज़्यादा सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कोलराउस लॉ के लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब कोलराउस लॉ को आपको लिखा था तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, तो आज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और उसके हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर फॉर्म कर लिए हैं, बना लिए हैं। अब 4 पॉइंट्स में से एबव 3 पॉइंट्स आर सिंपली, ऊपर के जो 3 पॉइंट है वो तो क्लियर आपके समझ आ गए, और 4th पॉइंट है उसको हमने और एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि 4th पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर वो किसके इक्वल होती है भाई, कैसे निकाल सकें हम उसको, किस तरह से मीजर कर सकते हैं उसको। मीजर करने के लिए हम अगर उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन्स की मोलर कंडक्टिविटी लें, नंबर ऑफ मोल्स एनायन निकालकर उनकी मोलर कंडक्टिविटी लें और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हमको मिल जाएगी। और इसी तरह का यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने आपको लिया है, इसी तरह का लिया है ना, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने आपको वो पॉइंट क्लियर करने के लिए कोशिश की है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज कर लिया ना, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी आ गई ना एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। समझ में आ गया क्लियर? अब इसको आप नोट करिए बेटा एक बार फटाफट से। चलो और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लें हम, और एग्जाम्पल लें हम मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर निकालने के लिए किस तरह से आप इसको यूज करोगे। और मैं एक आपको इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, इस बार इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। देखो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस सॉल्यूशन के लिए आपको क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है ना? यही तो हमने पहले क्वेश्चन किया था। चलो इसके लिए निकाल के देखते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया गया है उस पर ध्यान मत दीजिए कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर डाइल्यूशन कर दिया गया है। अगर वो स्ट्रॉन्ग भी होगा तो भी उसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर वो वीक है तो भी उसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और डाइल्यूशन हो गया है तो आयंस फ्रीली माइग्रेट कर गए, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग आया है या वीक आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयनाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में इसने बताया था ना कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। तो आयनाइजेशन अगर करोगे आप यहाँ पर तो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन और 3 क्लोराइड आयन्स आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आयनाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन बताओ कितने के, 1 है ना, एक ही एल्यूमिनियम का है ना आपको ऑब्टेन हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन बताओ कितने के, कितने एनाइन मिले हैं आपको, यहाँ 3 एनाइन मिले कि ना मिले, 3 एनाइन्स मिले ना आपको, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, देखो लैम्बडा इन्फिनिटी, किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मेरे को, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, AlCl3, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे,
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसको बोलेंगे। अब इसको ये किसके इक्वल होनी चाहिए बताओ? कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी। तो नंबर ऑफ कैटायन कौन है बताओ? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की क्या लेनी है आपको? मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर, प्लस नंबर ऑफ मोल्स एनायन। एनायन कौन है? क्लोरीन। और इसी क्लोरीन की आपको क्या लिखनी है? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है ना? अब इसके लिए ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? AlCl3। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैटायन के कितने के? 1, तो N की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 लैम्बडा इन्फिनिटी एल्यूमिनियम, ये आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, प्लस एनायंस की नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है ना, लैम्बडा Cl एट इन्फिनिटी। निकल सकती है? निकाल सकते हैं ना आराम से। अब आपको कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर जितनी दे रखी है उसको तो इस जगह पर पुट कर दो। एनायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर जितनी दे रखी है उसे यहाँ पर पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उसको 3 से, और दोनों को ऐड कर दो। एल्युमिनियम क्लोराइड की क्या आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। चलो साहब, ठीक है ना? एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है ना? चलो साहब आप एक एग्जाम्पल और ले आओ। आप लीजिए सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट के लिए आपको क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है ना? तो देखो कैसे लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। ऐसे नोट करेंगे ना? पहले यहाँ को आयनाइजेशन कर लें। CH3COO Na इक्वल टू आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। दोनों आयन्स 1 मोल हैं तो NC इक्वल टू 1 और Na इक्वल टू 1। कैटायन भी एक है और एनायन भी एक है। इक्वल टू NC, कैटायन की जगह क्या आएगा? सोडियम आयन, लैम्बडा सोडियम आयन इन्फिनिटी लगा देंगे, प्लस एनायन की जगह क्या आ जाएगा? CH3COO, लैम्बडा लगा देंगे CH3COO और इन्फिनिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर यह आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा इन्फिनिटी CH3COO Na इक्वल टू कैटायन कितना है? 1, तो एक लिखें और चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्बडा इन्फिनिटी सोडियम आयन प्लस, अब एनायन भी कितना है? 1 है, इसको भी लिखें और चाहे नहीं लिखें तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट आयन। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, दोनों को ऐड कर दो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट आप यहाँ पर आराम से मेजर कर सकते हो। तो ये कोलराउस कहता है बेटा इस चीज़ को, ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कोलराउस लॉ। और इस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं। थोड़े एप्लीकेशंस भी इसको ऐसे लगेंगे आपको कि टिपिकल हैं, लेकिन उनको भी इजी एग्जाम्पल्स से हम बिल्कुल इजी कर लेंगे। बहुत सरल सरल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस कोलराउस लॉ को ठीक से समझो और इसको थोड़ा सा पढ़िए। एग्जाम्पल को अपने हाथ से नोट करके इसको सॉल्व करके देखिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब कोलराउस लॉ के एप्लीकेशंस बताएं उस टाइम पर आप इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको इजी वे में हम सॉल्व
कर सकें। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोलराउस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, जिनमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना। तो तब तक आप इस लॉ को ढंग से चेक करना। ओके।